आम्रपाली ना चाहते हुए भी सोम के खातिर उसकी सुरक्षा के लिए महल छोड़कर जा रही थी। सोम और वो बिना डरे सबके सामने से गुजर रहे थे। सोम इधर से उधर देखकर घबरा रहा था। उसने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, इस तरह से सबके सामने जाने से सम्राट हमें देख लेंगे और वो फिर हमें जाने नहीं देंगे। आम्रपाली की आंखों में विश्वास और तेज था। वो निडर होकर चली जा रही थी। उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सोम से कहा, सोम, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आज सम्राट भी हमें आकर रोकेंगे ना, तो हम नहीं रुकेंगे। सोम ने भी उसकी बात सुनकर अपना डर बाहर निकाल दिया और गंभीर नजरों से सामने देखकर कहा, आप उचित कह रही हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते चलते सोम ने अपने मन में कहा, हम पर आक्रमण करवाकर सम्राट आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपके इस व्यवहार की वजह से आम्रपाली अब आपसे दूर जा रही है। आपने खुद आम्रपाली को स्वयं से दूर किया है। चलते चलते उसके होठों पर मुस्कान आने लगी। वो दोनों महल से बाहर निकल गए और महल के प्रांगण को पार करते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगे। तभी त्रिलोक सिंह की नजर उन पर पड़ी, जो रात्रि को पूरे महल का निरीक्षण कर रहा था। वो महल के सबसे ऊपरी छोर पर खड़ा था। उन्हें तेजी से चलते हुए जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर चातुर्य भाव बिखर गए। उसने हंसते हुए धीमे स्वर में कहा, तो आखिरकार सोम को होश आ ही गया, हमारा निशाना खाली नहीं गया। उसी दौरान जब आम्रपाली महल के मुख्य द्वार को पार करके नगर की तरफ जाने वाली थी, उसी वक्त सम्राट बिंबिसार भी महल से निकलकर महल के परिसर पर आ चुके थे। वो मुख्यमंत्री वसुदेव के साथ थे। वो भी इस बात से अनजान थे कि आम्रपाली महल छोड़कर जा रही है, लेकिन त्रिलोक सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो तुरंत भागते हुए वहां से सम्राट की तरफ आगे आया। इससे पहले सम्राट आम्रपाली को महल से जाते हुए देख लें, हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। वहीं महल के मुख्य द्वार के बाहर पैर रखते हुए आम्रपाली के हृदय की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। सामने आते हुए हवा के झोंके उसे किसी बात का एहसास कराने लगे। चलते चलते आम्रपाली एकदम से रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे अचानक रुकते हुए देखकर सोम ने कहा, क्या हुआ आम्रपाली, आप रुक क्यों गई? आम्रपाली मुख्य द्वार के दूसरी तरफ थी और सम्राट मुख्य द्वार के ठीक सामने 40 कदम की दूरी पर महल के परिसर पर खड़े थे। यदि आम्रपाली उस द्वार के अंदर देखती है तो उसे सम्राट अवश्य दिख जाते। आम्रपाली ने अपने मन में कहा, हमें सम्राट से दूर जाने पर इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों हमारा हृदय हमें बार बार यहीं रुकने पर मजबूर कर रहा है? तब सोम ने आम्रपाली पर जोर देते हुए कहा, क्या हुआ आम्रपाली, आप रुक क्यों गई? तब आम्रपाली ने करुण स्वर में कहा, हम रुके नहीं है सोम, हमारे पैर अपने आप रुक गए हैं। मानो ये हमें जाने ही नहीं देना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पैरों में कितने बड़े बड़े पत्थर बांध दिए गए हों, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आम्रपाली की बातें सुनकर सोम का हृदय एक बार फिर जल उठा। वो जानता था कि आम्रपाली ऐसा क्यों कह रही है। उसने आम्रपाली की तरफ तिरछी नजर करके देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, आम्रपाली, सम्राट के प्रति आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। यदि आप नहीं जाना चाहती तो आप रुक सकती हैं, हम चले जाते हैं। सोम ने ऐसा जानबूझकर कहा था क्योंकि वो जानता था कि आम्रपाली पर सीधी बातों का कोई असर नहीं होगा। इसलिए उसने जानबूझकर उसकी भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया। ये बोलकर सोम वहां से आगे बढ़ गया। उसने आम्रपाली की तरफ पलटकर भी नहीं देखा, लेकिन आम्रपाली अभी भी वहीं पर खड़ी थी। एक तरफ आम्रपाली का सम्राट के प्रति प्रेम उसे जाने से रोक रहा था, तो दूसरी तरफ वर्षकार के मुख से रानी कौशला देवी का नाम सुनकर राजकुमारी हैरान थी। उसने तुरंत पूछा, रानी कौशला देवी ने क्या कहा आपसे और कब मिली वो आपसे? वर्षकार ने राजकुमारी मुकुंदा पर भरोसा किया और उसे प्रारंभ से सब कुछ बताना शुरू किया। राजकुमारी, रानी कौशला देवी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे और सम्राट के बीच में दरार पैदा की, और यही नहीं, हमें मगध छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। के बाद वर्षकार ने सारी पहेलियों को सुलझाते हुए कहा, हम और मातंगी एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि सम्राट को भी मातंगी से प्रेम हो जाएगा। मातंगी ने सम्राट से मना तो कर दिया, लेकिन हमारे बारे में बताने से वो डर रही थी। उसे डर था कि कहीं सम्राट हमारे प्रेम के बारे में जानकर हमसे नाराज ना हो जाए। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक रहा। सम्राट ये सब कुछ भूलकर साम्राज्य विस्तार में लग गए। उसी दौरान रानी कौशला देवी का विवाह सम्राट से हुआ, और जब वो यहाँ महल आई तो उन्हें पता चला कि सम्राट विवाह से पूर्व मातंगी से प्रेम करते थे।
इसलिए उनको हमारा और मातंगी का सम्राट से मिलना पसंद नहीं आया। ऐसा कहते हुए वर्षकार शांत हो गए। लेकिन राजकुमारी ने अनुमान लगाते हुए कहा, तो क्या इसकी वजह से कौशला देवी ने आप लोगों के बीच में दरार डाल दी? वर्षकार ने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, वजह सिर्फ इतनी नहीं थी। राजमाता हमें अपना दूसरा पुत्र मानती थी। जब साम्राज्य एक के बाद एक विस्तार करने लगा तो राजमाता और सम्राट ने उपहार स्वरूप हमें बादल महल देना चाहा। लेकिन बादल महल कौशला देवी को पसंद था। वो नहीं चाहती थी कि वो महल हमें मिले, और तब से उन्होंने शुरू किया षड्यंत्र का खेल। वो हमें सम्राट से दूर रखने के लिए कई पैतरे अपनाने लगी। उस समय मातंगी भी गर्भवती हो गई थी। ये बात कौशला को पता चल गई। उन्हें पता चल गया था कि मातंगी और हमारे बीच क्या रिश्ता है। ये कहकर वर्षकार की आंखों में उसके अतीत की झलकियां आने लगी, जिसे याद कर वो आगे बोलता है, उसने इसी बात का फायदा उठाया। उसे सम्राट से जाकर हमारे बारे में बता दिया, जिससे सम्राट को क्रोध आ गया, क्योंकि हमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। रानी कौशला देवी ने उन्हें इस तरह से भड़काया कि सम्राट कुछ सुनना भी नहीं चाह रहे थे। तभी राजकुमारी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, क्या कहा था कौशला देवी ने उन्हें? हमारा मतलब कि किस तरह उन्होंने सम्राट को भड़काया था? वर्षकार ने अपनी नजर नीचे कर ली और उनसे कहा, रानी कौशला ने अपनी कुटिलता से हमारी वर्षों की मित्रता को दुश्मनी में बदल दिया। उन्होंने सम्राट से जाकर कहा कि मातंगी हमारे पुत्र की मां बनने वाली है, और हम सम्राट के खिलाफ योजना बना रहे हैं कि हम अपनी संतान को उनकी संतान बताकर उसे सम्राट के तख्त पर बैठा देंगे। ये सुनकर राजकुमारी की आंखें अचंभित होकर बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, तो फिर सम्राट ने क्या कहा? वर्षकार ने मित्र की पीड़ा से भरे स्वर में जवाब दिया और कहा, सम्राट ने कौशला की बात पर यकीन कर लिया। उन्हें उसकी बात मानने में वक्त नहीं लगा, और सम्राट का नाराज होना जायज भी था। यदि हमने और मातंगी ने हमारे रिश्ते के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया होता तो शायद सम्राट को हम पर क्रोध नहीं आता। सम्राट को लगा कि हमने उन्हें धोखे में रखा है और उनकी नाक के नीचे उनके साथ ही खेल खेल रहे थे। ये बोलकर वर्षकार की आंखों में दहशत दिखने लगी, जिसे देखकर राजकुमारी ने पूछा, आगे क्या हुआ था फिर? तो वर्षकार ने कहा, सम्राट ने हमें और मातंगी को लेने भेजा, लेकिन उस वक्त हमें और मातंगी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम तो सम्राट के पास आ ही रहे थे ये समाचार देने के लिए कि हम और मातंगी विवाह करने वाले हैं, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था। तब कौशला हमें मिली और उसने बताया कि सम्राट हमारे और मातंगी के बारे में जान गए हैं और वो हमें जान से मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने हमें मगध से भाग जाने के लिए कहा। इतना कहकर वर्षकार ने पछतावे से भरी एक गहरी सांस ली और आगे कहा, हम और मातंगी जब घर आए तो पता चला कि सच में सम्राट ने सैनिकों को भेजा था और वो किसी भी स्थिति में हमें ढूंढ कर लाने के लिए आदेश भी दे चुके थे। ये देखकर हमें कौशला देवी की बातों पर यकीन हो गया, और पिताजी के मना करने के बावजूद भी हम और मातंगी मगध छोड़कर भाग गए और एक छोटे से गांव में जाकर जीवन यापन करने लगे। ये बोलकर वर्षकार ने अपनी बात खत्म कर दी। राजकुमारी मुकुंदा भी उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, रानी कौशला देवी तो औरत के नाम पर कलंक निकली। उन्होंने अपनी कुटिलता की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अब नहीं। अब उनका सच हम सम्राट को अवश्य बताएंगे। लेकिन राजकुमारी के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए थे। वो दुविधा में आकर आगे कहती हैं, आप माता मातंगी से इतना प्रेम करते थे, फिर उन्हें अकेले क्यों छोड़ दिया आपने और कहाँ चले गए? वर्षकार के पास इसका भी जवाब था। उसने कहा, राजकुमारी, हम जानते हैं मातंगी हमें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन हम उसे अकेला छोड़कर नहीं गए थे। सोम के जन्म के बाद सब कुछ ठीक होने लगा था। हम अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन एक दिन हमें हमारा मित्र मिला जो मगध में हमारे साथ था। उसने हमें बताया कि सम्राट हमसे क्यों नाराज थे। सम्राट की नाराजगी की असली वजह जानने के बाद हमें कौशला देवी के षड्यंत्र का पता चला, और तब हमने निर्णय लिया कि हम सम्राट को जाकर सारा सच बता देंगे, तो चाहे वो हमें दंड ही क्यों ना दे। हम घर वापस आए, लेकिन तब मातंगी घर पर नहीं थी। तब हमने निर्णय लिया कि सम्राट से जाकर सारा सच बताएंगे, फिर चाहे वो हमें दंड ही क्यों ना दे दे। हम जब घर वापस आए तब मातंगी घर पर नहीं थी, और हमारे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि उसी वक्त सम्राट लिच्छवी पर आक्रमण करने जा रहे थे। इसलिए उनके जाने से पहले हम उन्हें सच बता देना चाहते थे और फिर वापस मातंगी के पास आ जाएंगे। ये सोचकर हम वहां से निकल गए। तो क्या आपने सम्राट से सच बता दिया था, और आप वापस क्यों नहीं आए? राजकुमारी ने पूछा। तो वर्षकार ने कहा, नहीं, ना तो हम सम्राट को सच बता पाए और ना ही दोबारा लौटकर मातंगी के पास आ पाए।
सम्राट तक पहुंचने से पहले ही कौशला देवी ने हमें अपने भाई त्रिलोक सिंह के साथ मिलकर बंदी बना लिया और हमेशा हमेशा के लिए हमें उसी बादल महल में कैद कर लिया जो राजमाता हमें देना चाहती थी। एक तरफ वर्षकार ने अपने साथ घटी हुई एक एक घटना राजकुमारी को बता दी थी, तो दूसरी तरफ सोम आम्रपाली को छोड़कर जा रहा था, लेकिन वो मन में यही कामना कर रहा था कि आम्रपाली उसके साथ आ जाए। यदि नहीं आई तो उसके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। वहीं आम्रपाली आगे जाते हुए सोम को देखकर उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सम्राट से दूर जाने के बारे में सोचकर ही उसका हृदय थम सा गया था। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने तुरंत पीछे पलटकर द्वार के उस पार देखा, लेकिन इससे पहले वो सम्राट को देख पाती, त्रिलोक सिंह सम्राट और उसके बीच आ गए, जिससे आम्रपाली की नजर सिर्फ त्रिलोक सिंह पर पड़ पाई। वो सम्राट को नहीं देख पाई। उसने महल की तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, सम्राट, हम आपके क्रोध के लिए अपने मित्र की बलि नहीं चढ़ा सकते, इसलिए हमें जाना होगा। इसके बाद आम्रपाली ने अपनी आंखों से आ रहे आंसू पोंछे और अपने हृदय को मजबूत करके वहां से सोम के पीछे पीछे जाने लगी। इधर जैसे ही आम्रपाली वहां से आगे बढ़ी, सम्राट को मानो इस बात का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत उस द्वार की तरफ देखा जहां से आम्रपाली ने बाहर पैर रखा था, लेकिन उन्हें त्रिलोक सिंह नजर आया जो कि उनकी तरफ ही चलकर आ रहा था। सम्राट ने दुविधा में आते हुए कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमसे हमारा कुछ दूर जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुदेव ने उनकी बात सुन ली। वो भी उस द्वार की तरफ देखने लगे। वसुदेव को द्वार साफ दिख रहा था। वो भी उलझते हुए कहते हैं, सम्राट, कौन जा रहा है और कहाँ? तो सम्राट ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और फिर उस द्वार की तरफ बढ़ गए। त्रिलोक सिंह उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया और कहता है, सम्राट, एक वो पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि सम्राट ने बिना उसकी सुने उसे किनारे हटा दिया और तेजी से द्वार की तरफ जाने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर त्रिलोक सिंह की चिंताएं बढ़ गई। उसने अपने मन में कहा, अरे सम्राट इस द्वार की तरफ क्यों जा रहे हैं? यहीं से तो वो आम्रपाली गई है। इससे पहले सम्राट उसे देख लें और रोक लें, हमें सम्राट को रोकना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। ये बोलकर त्रिलोक सिंह सम्राट के पीछे पीछे जाने लगा और रोकने की कोशिश करने लगा। सम्राट, एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सम्राट, आप वहां क्यों जा रहे हैं? लेकिन सम्राट तब तक नहीं रुके जब तक वो द्वार तक ना पहुंच गए। द्वार पर खड़े सैनिकों ने उनके सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया। सम्राट ने बाहर की तरफ बेचैनी भरी नजरों से देखा, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था और खाली पगडंडियों से गुजरते हुए जंगल और कुछ सियार दिख रहे थे। ये देखकर सम्राट ने खुद से कहा, हमें ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था? क्या हो रहा है हमें? तभी पीछे से मुख्यमंत्री वसुदेव और त्रिलोक सिंह भी आ गए। त्रिलोक सिंह ने जब वहां आम्रपाली को नहीं देखा तो उसने चैन की सांस ली। तब वसुदेव ने सम्राट से कहा, सम्राट, आप यहाँ क्यों आए? अचानक क्या हो गया था आपको? तो सम्राट ने कहा, मुख्यमंत्री जी, हमें बेचैनी हो रही है, लगता है हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम आपसे कल बात करते हैं। ये बोलकर सम्राट वहां से सीधे महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और तेजी से चलते हुए आम्रपाली के पास जाने लगते हैं। चलते चलते वो मन में कहते हैं कि वही एहसास है जो हमेशा आम्रपाली के लिए होता है। वो ठीक तो है ना? आज सुबह से हमने उनसे बात नहीं की, शायद इसलिए हमें ऐसा एहसास हो रहा होगा। क्या सम्राट वक्त से पहले आम्रपाली को जाने से रोक पाएंगे? सारा सच जानने के बाद क्या कदम उठाएंगी राजकुमारी?